गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 151 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 151 तक या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में किन दो देशों के बीच गरुण 7 वायुसेना अभ्यास संपन्न हुआ? ठीक है, गरुण 7 भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये नंबर है पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए। देखिए, भारतीय वायुसेना तथा फ्रांसीसी वायुसेना एवं अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण गरुण 7 12 नवंबर 2022 को राजस्थान के जोधपुर वायु स्टेशन पर संपन्न हुआ और भारत द्वारा चौथी बार इसकी मेजबानी की गई है। इससे पहले भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी 2003 में की थी। ठीक है, वायुसेना स्टेशन ग्वालियर में। और तीसरे की मेजबानी की थी 2006 में कलाईकुंडा में। और 5वें संस्करण की मेजबानी कहाँ की? जोधपुर में। अब 7वें की कर रहा है 2022 में जोधपुर में। यह जो संयुक्त अभ्यास है वो दोनों देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए परिचालन क्षमता और अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में संगई महोत्सव मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है ये महोत्सव? मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मणिपुर संगई महोत्सव मणिपुर की विशिष्टता को प्रदर्शित करने हेतु प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और इस वर्ष मणिपुर संगई महोत्सव 21 से 30 नवंबर 2022 को मनाया गया। इस उत्सव का नाम जो है मणिपुर के राजकीय पशु संगई हिरण के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ये जो संगई हिरण है केवल आपको मिलेगा लोकटक झील में तैरते हुए केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। और यह उत्सव कारीगरों और बुनकरों को स्वदेशी हस्तशिल्प और हथकरघा के माध्यम से अपनी रचनात्मक एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन कानून के अंतर्गत नागरिक मामलों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है? सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, सारे ही हैं ये। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा तो है और पहला भी है इसमें। इसके अलावा 1980 का वन संरक्षण अधिनियम भी है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। कौन कौन से वो 7 कानून? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, और कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इसके अलावा है सार्वजनिक देयता अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। और इनसे जो है दूसरी तरह से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी सन को लेकर कौन कब का है मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। तो उपर्युक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसके अंतर्गत महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करना एक लक्ष्य है? एसडीजी 3, एसडीजी 1, एसडीजी 5, एसडीजी 7। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में है ये। 5.1। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता हासिल करना तथा महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। और एसडीजी 5.1 इसी का क्लॉज बनाकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना, जिसमें तस्करी, यौन व अन्य प्रकार के शोषण शामिल है।
तो सी करेक्ट है, SDG 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में लेखक खालिद जावेद को उनके किस उपन्यास के लिए JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंधाधुंध जीवन, एक खंजर पानी में, मौत की किताब या नेमत खाना? खालिद जावेद को उनके किस उपन्यास के लिए JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेमत खाना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्ष 2022 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के उर्दू के प्रोफेसर खालिद जावेद को उनके उपन्यास नेमत खाना के लिए JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? द पैराडाइज ऑफ फूड के नाम से बारा फारूकी ने किया है। और इन्होंने उर्दू भाषा में कई प्रसिद्ध उपन्यास, कहानियाँ और व्यंग्य लिखे हैं। और इनकी कहानी अमेरिका के प्रिंसटन कॉलेज के साउथ एशियन लिटरेचर डिपार्टमेंट में शामिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा क्या? फर्स्ट ऐप या फिर FIRSTAP? क्या है ये निम्नलिखित में से? विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला यंत्र, आंखों के दृष्टि दोष की जांच करने वाला यंत्र, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित वाणिज्यिक विमान या भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड? तो ये फोटो में दिख रहा होगा आपको इमेज में, ये स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। ठीक है, डेबिट कार्ड जैसे कि जो होते हैं वो एक तरह से प्लास्टिक मनी, ठीक है, प्लास्टिक जैसे ही होता है वो, उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ है ये स्टिकर आधारित, जैसे चिपक सकता है, ये आपके बाजू पे चिपक जाएगा, फ़ोन के पीछे चिपक जाएगा, फ़ोन के कवर पे चिपक जाएगा, बैग पर चिपक जाएगा। तो ये भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। ठीक है, इसके पीछे होगी चिपक, यानी यहाँ से चिपका हटा के यहाँ चिपका दो। तो हाल ही में जो है IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के सहयोग से भारत का पहला फर्स्ट ऐप नामक स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और इस कार्ड की मदद से उपयोगकर्ता नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन कर सकता है। ठीक है, इस छोटे से स्टिकर वाले कार्ड को ग्राहक की पसंद से किसी भी सतह पर जो है चिपकाया जा सकता है, जैसे कि आपके सेल फोन पर, पहचान पत्र पर, पर्स में, टैब में, या फिर एयरपॉड केस में, या मोबाइल फ़ोन केस में। इसकी मदद से 5,000 रुपये तक के लेन देन के लिए पिन कोड की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन इससे अधिक के लेन देन हेतु उपयोगकर्ता को पिन कोड की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में 2022 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन। देखिए, भारत की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ये जो है असम की पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्री हैं। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन ने लगभग 2 दशकों तक, ठीक है, एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एडजुटेंट स्टार पक्षी, जो एक सारस की प्रजाति है, उसको विलुप्त होने की कगार पर वो था, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए जो है कोशिश कर रही हैं ये। और इस पक्षी को असम की लोक भाषा में हरगिला के नाम से जाना जाता है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत ने जो है अब्दुल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। किस देश के राष्ट्रपति हैं ये? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। और अक्टूबर 2022 में मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था, जिसे मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। और यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया भारत में। और इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी होगी।
इसके अलावा G20 की वर्ष 2022-23 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने मिस्र को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में पीटी उषा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, भारतीय तीरंदाजी संघ या एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। निर्विरोध हैं, ठीक है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया इनको। देखिए, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। दिसंबर में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में वह एकमात्र उम्मीदवार थी। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्षों के इतिहास में पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। और साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं। इसी वर्ष उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए नए युद्धाभ्यास, तो नया है तो पहले संस्करण होगा उसका। नए युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का नाम क्या है बताइए? आइस इंडेक्स, तलवार, यलगार, आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा हिंद है। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, सेना का द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 बीते 28 नवंबर 2022 से शुरू हुआ और 10 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का यह पहला संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करना और एक दूसरे के सैन्य कौशल से सीखना। यह एक वार्षिक अभ्यास होगा जिसे दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह युद्धाभ्यास किया गया। आस्ट्रा हिंद का पहला। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा भारतीय विदेश व्यापार, निर्यात संवर्धन और संबंधित नीतिगत निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप। 3 स्टेटमेंट है इससे जुड़े। पहला है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, ठीक है। 65 की बात है, 1900। भारत में मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 60% से अधिक तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे कुछ दक्षिण और तटीय राज्यों में केंद्रित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, SS तारपोर समिति का गठन भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी SEZ की नीति की समीक्षा करने के लिए किया गया था क्या? देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला जो है गलत है। तो थर्ड को करिए एलिमिनेट, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, एशिया का पहला निर्यात प्रशिक्षण क्षेत्र प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और वर्तमान में भारत में लगभग 380 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित हैं, जिनमें से 260 से अधिक प्रचालनरत हैं। लगभग 64% SEZ 5 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत की मौजूदा SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक SEZ समीक्षा समिति का गठन किया था। और SS तारापोर समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1997 में RBI द्वारा किया गया था, जिसे भारत में पूंजी खाता परिवर्तनता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए अनिवार्य किया गया था, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि वहाँ लिखा है क्या? SS तारापोर समिति का गठन भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की समीक्षा करने के लिए किया गया था, जो कि गलत है, ठीक है। जबकि किसके लिए किया गया था? भारत में पूंजी खाता परिवर्तनता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है। यह फसल बीमा के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में फरवरी 2016 में शुरू की गई थी। अगर 15 की होगी तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, इस योजना के तहत किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम खरीफ फसल के लिए जो है सभी खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए 2% है। रबी की फसल के लिए बात करें तो 1.5% है। वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए बात करें तो 5% है। खरीफ जो कि गर्मी की फसल है, रबी जो कि सर्दी की फसल है। और तीसरा स्टेटमेंट है, कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए फसल बीमा अनिवार्य है।
देखिए पहला वाला सही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016 की सही है, और दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला गलत है, अब अनिवार्य नहीं है। तो थर्ड को करिए एलिमिनेट, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, केवल एक और दो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016 में शुरू की गई, तो पहला वाला करेक्ट है। और इस योजना के तहत किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम खरीफ फसल यानी गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल के लिए सभी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2% है। रबी की फसलों के लिए बात करें तो 1.5%, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% है। तो दूसरा वाला सही है। कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए फसल बीमा को वैकल्पिक बना दिया है, अनिवार्य नहीं है, तो तीसरा वाला गलत। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेट पीसी से ही पूछे जाते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी रिलीज हुई थी राम सेतु, उसके बाद से एडम्स ब्रिज चर्चा में है, कौन सा इसमें सही है? तीन तीन स्टेटमेंट है। देखिए एडम ब्रिज या राम सेतु के संबंध में स्टेटमेंट है, यह श्रीलंका के पंबन द्वीप और भारत के तमिलनाडु के मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। यह पुल जो है वो 30 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस ढांचे का निर्माण भगवान राम और उनकी वानर सेना ने रावण की लंका तक पहुंचने के लिए किया गया था। बिल्कुल, मान्यता तो यही कहती है, और करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। और यह पुल बिल्कुल 30 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है, ये भी सही है। पहले में थोड़ा उल्टा फुल्टा लिखा है, यह श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच और भारत के तमिलनाडु के पंबन द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। तो चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, इतना तो सही है, लेकिन यह यहाँ गलत उल्टा फुल्टा कर दिया। ठीक है, ये मन्नार होना चाहिए श्रीलंका का और ये पंबन होना चाहिए भारत का। तो पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। तो करेक्ट ही ढूंढना है अपने को, तो पहले वाले को करिए एलिमिनेट, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए हाल ही में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म जो है राम सेतु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, हॉल में भी लगी है। राम सेतु चर्चा में आ गया। उसके बाद से आपको बता दें कि एडम ब्रिज यानी राम सेतु भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप यानी रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर के चट्टानों की एक श्रृंखला है। ठीक है, तो पहला गलत है क्योंकि वहाँ लिखा था उल्टा फुल्टा करके। और यह जो पुल है वो 30 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा भी सही है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि इस संरचना का निर्माण भगवान राम और उनकी बानरों की सेना ने रावण की लंका तक पहुंचने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। तीसरे दृष्टिबाधित 2020 विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है और पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए जैसे कि ओलंपिक से प्रश्न न करके एग्जाम में पैरा ओलंपिक से प्रश्न कर लेते हैं, इस तरह से आईसीसी मेंस सामान्य T20 विश्व कप से प्रश्न न करके थोड़ा हटके प्रश्न किए जा सकते हैं, तो उसी से संबंधित है ये सवाल। देखिए पहला गलत है क्योंकि तीसरे दृष्टिबाधित 2020 विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका नहीं। दूसरा करेक्ट है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो दूसरा वाला करेक्ट है, बी केवल आंसर हो जाएगा इसका। देखिए तीसरा दृष्टिबाधित 2020 विश्व कप 5 दिसंबर से जो है भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ और मेजबान भारत है इसका। और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, इसमें बांग्लादेश है, नेपाल के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान जो है 9 शहरों में 24 मैच खेले जाएंगे और विश्व दिव्यांग दिवस के सिलसिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, यह इंडियन पॉलिटी का प्रश्न। धर्म का पालन करने का अधिकार एक अप्रतिबंधित मौलिक अधिकार है।
अप्रतिबंधित। संविधान के अनुच्छेद 25 में निर्धारित धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। फंडामेंटल राइट सबको पता नहीं चाहिए कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। धर्म का पालन करने का अधिकार एक प्रतिबंधित मौलिक अधिकार है, ठीक है, अप्रतिबंधित नहीं है। ये गलत है पहला स्टेटमेंट, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 25 में निर्धारित धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का तो अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। किसी के धर्म को बदल नहीं सकते हो आप। तो गलत हो गया दूसरा वाला, मतलब सही हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो बी ही आंसर होगा इसका, एक को हटा दीजिए। देखिए एक मामला आया था, रेव स्टेनिलास बनाम मध्य प्रदेश सरकार, 1977 का मामला है ये। इसमें स्टेनिलास के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और यह माना गया, संविधान के अनुच्छेद 25 में निर्धारित धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और धर्म का पालन करने का अधिकार एक प्रतिबंधित मौलिक अधिकार है जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, इसलिए पहला वाला गलत है। प्रतिबंधित मौलिक अधिकार है, अप्रतिबंधित नहीं है। अगर हम धर्मांतरण का अर्थ देखें सही शब्दों में, तो धर्मांतरण किसी ऐसे नए धर्म को अपनाने का कार्य है जो धर्मांतरित हो रहे व्यक्ति के पिछले धर्म से अलग हो, एक ही धर्म के किसी एक संप्रदाय से दूसरे में होने वाला परिवर्तन, धर्मांतरण, ठीक है, इसका अधिकार नहीं है 25 के तहत। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।